हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आओ रिवाइज करें की कड़ी में हमारा लेसन आज हम पहुंच गए हैं जहां पे लेसन नंबर 3 नियोजित विकास की राजनीति के पार्ट 2 पर। हमने पहले पिछले पार्ट में रिवाइज किया नियोजन। देखिए, इस लेसन को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है ताकि आपको पूरे लेसन का कंसेप्ट समझ में आ जाए। पहला नियोजन। नियोजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उस वीडियो में को देखें, समझें और बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट 2 जो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, इसका टॉपिक है विकास। और तीसरा होगा हरित क्रांति। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो पार्ट 2 में हम सिर्फ विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर टू दी पॉइंट और छोटा आंसर ही जो है वो आपको देना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी आपको बहुत प्रिसाइज़ हो। कई बार हम बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन याद कर लेते हैं लेकिन उस समय टाइम नहीं होता इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन करने का। वहाँ जो भी 5, 6, 7, 8 लाइनें लिखनी है आपने, मान लो ऐसे टाइप 6 नंबर का भी क्वेश्चन है, तो वो 6 टू दी पॉइंट लाइनें होनी चाहिए। इसी कंसेप्ट को मैं सामने रख के सारी वीडियोस बनाती हूँ। कई बार पूरा बड़ा-बड़ा लिख देती हूँ, वो इसलिए कि आप नोट डाउन कर लो उसको, क्योंकि पूरा सारा मिला के, पूरा निचोड़ निकाल के उसका क्वेश्चन का जो है वो आंसर मैंने लिखा होता है। क्योंकि कई बच्चों की क्वेरी थी कि मैम हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, हम इस ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। या कोई हेल्प बुक नहीं है तो प्लीज़ आप लिख दिया करो, तो मैं लिख देती हूँ। अगर बिना लिखे काम चलता है तो उस वीडियो में मैं वैसे ही करती हूँ। आपने एग्ज़ाम में टू दी पॉइंट ही लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विकास का क्या अर्थ है। यहाँ पर विकास का मतलब है डेवलपमेंट। एक राष्ट्र की डेवलपमेंट, स्पेशली आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास के संदर्भ में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे पक्ष हैं, बहुआयामी है, यानी कि ये कोई दो चार चीजों को विकास नहीं कहते हम, जिसमें परिवर्तन से समाज का पूर्ण विकास होता है या समाज पूर्ण विकास की ओर बढ़ता है। अर्थात परंपरागत समाज से, यानी कि जैसे पुराने जमाने से अब हम अब तक आ गए हैं, तो कितने परिवर्तन आ गए हैं हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे आसपास की चीजों में, दुनिया में, समाज में, देशों में। तो इस परिवर्तन को की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। परिवर्तन ढांचा, जिस पर कोई चीज खड़ी होती है। विचारधाराओं में परिवर्तन, सोच में, यानी कि संस्थाओं में परिवर्तन, जैसे पहले स्कूल कैसे होते थे अब कैसे हैं, कुछ नए टाइप के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुली हैं, ये एक एग्जाम्पल है इसका। आर्थिक वृद्धि, मतलब कि उसको विकास में आर्थिक वृद्धि जरूर आती है कि देश अमीर भी होना चाहिए साथ साथ। असमानताओं में कमी, लोगों के बीच में किसी भी तरह की असमानताएं हैं, गैर बराबरी है, वो खत्म होनी चाहिए। निर्धनता का उन्मूलन, कमी नहीं लिखा हुआ यहाँ, अनुमूलन लिखा हुआ है। अनुमूलन का मतलब जड़ से मिटाना गरीबी को। तो ये अगर हम अचीव कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि हम एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं। क्या हमने, अभी आप इस वीडियो में देखोगे तो जरूर सोचोगे कि क्या हमने ये अचीव कर लिया। नहीं, पूरा अचीव नहीं कर पाए। इसीलिए हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है, विकसित नहीं है, अभी डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। तो विकास के उद्देश्य क्या है हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए? गरीब जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, हेल्थ आदि आदि जो बेसिक चीजें हैं उनकी पूर्ति करना, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना, ये उद्देश्य है, एम्स है। मतलब हमने इनको सामने रखा हुआ है कि पूरा करना है। आत्मनिर्भरता, यानी कि हम जरूरी चीजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें, अपने यहाँ जो है बनाएं और आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग, अब ये समझाने वाली चीज है। हमने छोटी क्लासों में सतत पोषणीय विकास पढ़ा होगा कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि वो हमारे विकास में भी योगदान दे और आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए।
सतत पोषणीय विकास के आधार पर हमने शोषण नहीं करना साधनों का, उसका संतुलन रखते हुए हमने विकास भी करना है। विकास की ऊंची दर को प्राप्त करना, यानी कि प्रति व्यक्ति आय और देश की जो आय है वो उसमें वृद्धि होनी चाहिए। समाज कल्याण एक लक्ष्य है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है। बहुत सारी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं व्यवस्थाएं समाज के अंदर हैं जिनमें इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, लेकिन क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, ये प्रायोरिटी पे रहता है कि हमारी विकास की योजनाएं ऐसी हों कि जो समाज के हर वर्ग को छुएं। लोकतांत्रिक तरीकों से ही विकास, लोकतंत्र है तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर रहकर ही विकास करना है। तो बच्चों, अब है आर्थिक विकास का भारतीय मॉडल क्या है, उद्देश्य हमें पता चल गए, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। देखो, ये टॉपिक नहीं है, हर स्लाइड में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय मॉडल क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। मिश्रित क्या होता है? दो चीजों की अर्थव्यवस्थाओं के मिश्रण से बनी। इसका हम जो है डिटेल में आगे पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। मिश्रित, ये आपने ध्यान रखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का रूप कैसा है या कैसी है। मिश्रित, ये जरूर आता है क्वेश्चन। नियोजन को महत्व, यानी कि प्लानिंग करके करना है। नियोजन को महत्व, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, जो हम शुरू से ही हमने जो है पंचवर्षीय योजनाओं को के बेसिस पे विकास किया है। कृषि के साथ उद्योगों का विकास भी करना। तो चलिए जी, सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था का डिटेल में अर्थ जानते हैं। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय विश्व में दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध जो बिना हथियारों के लड़ा जाता है, सेनाएं आमने सामने नहीं होती। तो दो गुट थे, एक अमेरिकी गुट यानी कि अमेरिका और उसके दोस्तों का गुट, एक रशिया और उसके दोस्तों का गुट। ये दोनों गुटों की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो अलग अलग है। अब हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी थी, हम आजाद हो चुके थे। तो अमेरिकी गुट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता था और रूस जो है वो समाजवादी। लेकिन हमारे हमें जो है इन दोनों की जरूरत थी। आगे आपको पता चलेगा इसका जब हम डिटेल में करेंगे कि हमें दोनों की जरूरत थी। तो हमने इन दोनों को मिलाकर जो है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस आर्थिक व्यवस्था को अपनाया। यह अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में है। ये दो दो क्षेत्र कौन से होते हैं, ये भी अभी हम करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको शीत युद्ध और दो गुटों का, रूसी गुट और अमेरिकी गुट, ये इसलिए दिया है कि उस टाइम अ, दुनिया जो है वो दो भागों में बट गई थी। कुछ देश इस साइड थे और कुछ देश उस साइड थे। और हम सिंपल शब्दों में कहें, विश्व में दो ही अर्थव्यवस्थाएं थी, एक पूंजीवादी, समाजवादी। तो चलिए देखते हैं कि पूंजीवादी मॉडल क्या था। पूंजीवादी मॉडल मतलब पूंजी को, यानी कि पैसे को ध्यान में रखना है ज्यादा। यह खुली प्रतिस्पर्धा, यानी कि ओपन कंपटीशन, और बाजार पर, यानी कि बाजार के अनुसार जो मांग है उसके अनुसार जो भी ऊपर नीचे होता है, वो उस पर आधारित अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखता था ये मॉडल। यह सरकार के गैर जरूरी हस्तक्षेप को उचित नहीं मानती थी। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, गैर जरूरी मतलब उतना ही हस्तक्षेप कर सकती है सरकार, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। यह लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में भी था। और यह भौतिक विकास में भी विश्वास रखता था। भौतिक विकास क्या होता है? भौतिक चीजें, भौतिक होता है चीजों से रिलेटेड, ठीक है, उसमें पैसा भी आ जाता है, सुख ऐशो आराम की चीजें भी आ जाती हैं। तो आइए अब समाजवादी मॉडल के बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल अलग उससे, उत्पादन और वितरण के साधनों पर साधनों को समाज की संपत्ति इस मॉडल में माना जाता है, इस अर्थव्यवस्था में। और उस पर राज्य का नियंत्रण होता है। समाजवादी जो देश हैं जैसे रशिया है, तो कॉमन स्टॉक में आता है सारी पूंजी और वहां से फिर बढ़ती है वो। यह व्यक्ति की अपेक्षा समाज के विकास को महत्व देता है। नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा के हक में नहीं है, उसको समाप्त करके सहयोग की भावना, यानी कि मिलजुल कर
काम करने और पैसा कमाने की भावना के पक्ष में है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमने कुछ वहाँ से उठाया और कुछ यहाँ से, और हमने अपनी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना ली। हमारे देश में आर्थिक योजनाओं को विकास की योजनाओं को संभालने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नाम का एक संस्थान बना। देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। उस समय कोई भी हो, इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेना। ये सबसे बड़ी संस्था है जो डिसीजन ले सकती है। समय-समय पर राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं तो उन पर विचार करना, निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय लेकर, सभी राज्यों के सीएम्स की राय लेकर और भी सबकी राय, जनता की राय लेकर उपायों की सिफारिश करना। तो चलिए अब लास्ट में हम जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है। देखिए, इसका ये भी हम आर्थिक विकास, देश का विकास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है, पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हैं, वह क्षेत्र जिसके साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। वही अपने हिसाब से जो है वो जैसे सरकार की समस्त आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जिसमें जितने भी संसाधन या साधन हैं किसी एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण होता है। जैसे खेती-बाड़ी, व्यापार, कंपनियां खोल लेते हैं लोग, फर्म्स खोल लेते हैं, उद्योग, ये सब जो है वो निजी क्षेत्र में आते हैं और इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब मैंने पिछली वीडियो से एक पेज और जोड़ दिया है आपकी इन वीडियोज़ में। आओ जानकारी जुटाएँ, जो तुमने खुद जानकारी जुटानी है। ताकि आप जो है उस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लो और उससे जुड़े रहो। आपने 3 क्वेश्चन खुद ढूँढने हैं। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हो चुकी हैं और हर योजना का क्या-क्या विषय रहा है। जैसे पहली योजना का विषय कृषि था, ये मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया है। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या वर्तमान में ये योजनाएँ चल भी रही हैं पंचवर्षीय या बंद हो चुकी हैं, कब बंद हुई? ये आपने आंसर ढूँढना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगी। अब मिलते हैं जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 हरित क्रांति के ऊपर बनाएँगे अपना। ऐसे ही ईज़ी करके लेके आएँगे ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। तब तक आप इस वीडियो को अ, इवन कि सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। इस हफ्ते हमने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। तो आप स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए भी और करवाइए भी। धन्यवाद।